अच्छा, अब हमारे पास हेनोशॉलिन परप्यूरा है, जो मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में ये आया है, ठीक है। वास्कुलर में भी आया था। तो इसमें पैन का निमोनिक याद रखना, पान का, ठीक है। परप्यूरा होगा, आर्थ्रालजिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। नॉट ऑलवेज बट पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है हेमेटूरिया, प्रोटीन यूरिया की, और उसमें जो एज ग्रुप होते हैं वो बच्चों के होते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है उसमें अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है। ऑल ब्लड रिजल्ट्स नॉर्मल होंगे, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, WBCs और प्लेटलेट्स होंगे, ठीक है। आर्थ्रालजिया स्पेशली कहाँ पर होता है? नी में होता है। ESR आपको रेज मिलेगा, IgA रेज मिलेगा, ठीक है। रेयरली बट इम्पेयर्ड रेनाल फंक्शन टेस्ट मिल सकता है। और ये जो डिजीज़ है वो सेल्फ लिमिटिंग है। ये वन ऑफ द दोज कंडीशन है जिसमें हम बच्चों में एस्प्रिन दिया जाता है। एक ये वाली डिज़ीज़ है और एक कावासाकी डिज़ीज़ थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, WBCs और प्लेटलेट्स नॉर्मल होते हैं। जैसे एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट करता है लो ग्रेड फीवर एंड मैक्यूलर रैश स्पेशली ऑन द बैक ऑफ द लेग्स फॉलोइंग एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अ फ्यू आवर्स लेटर दिस मैक्यूल्स हैव टर्न्ड इनटू परप्यूरिक लीजन दैट डू नॉट ब्लैंच ऑन ग्लास टेस्ट। द बॉय आल्सो कंप्लेन ऑफ जॉइंट स्टिफनेस एंड हेडेक, ठीक है। द नंबर 2 केस दिया हुआ है कि 70 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट करता है पैल्पेबल रैश ऑन हिज बटॉक एंड एक्सटेंसर सर्फेस ऑफ हिज आर्म एंड लेग्स दैट स्टार्टेड फॉलोइंग सोर थ्रोट। ही आल्सो हैज़ क्रैम्पी abdominal pain, joint stiffness and joint pain, और urinary testing reveals microscopic hematuria and proteinuria। तो that is हेनोशॉलिन परप्यूरा। आपको पैन से इसके सिम्टम याद रखना। और सारे जो लैब टेस्ट होते हैं इसमें क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो सकती है, सोर थ्रोट। तो देखो इस तरह से आपको आपके पास जो है ना वो यहाँ पे परप्यूरिक रैश दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद 14 ईयर ओल्ड मेल है और वो प्रेजेंट करता है म्यूकोजल ब्लीडिंग, पेटेकियल रैश और टायर्डनेस और पेलर के साथ, ठीक है। ब्लड फिल्म्स पर नॉर्मल मॉर्फोलॉजी है, एब्सेंट रेटिकुलोसाइट्स है, मतलब कि देखो हीमोलाइटिक एनीमिया तो नहीं हो सकता ये। बोन मैरो पर आपको मार्क्ड रिडक्शन इन ऑल हीमेटोपोइटिक टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं जो कि फैट स्पेसिस से रिप्लेस्ड हो चुका है। तो डैट इज़ ए प्लास्टिक एनीमिया। पैनसाइटोपिनिया के बच्चों के अंदर हमारे पास दो डिजीज़ आती हैं, एक ALL आता है और एक ए प्लास्टिक एनीमिया आता है। बट द बोन मैरो बायोप्सी इज़ द ओनली थिंग यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस टू। कि बोन मैरो बायोप्सी पे आपको न्यूमेरल ब्लास्ट सेल ALL में नज़र आएगा और बोन मैरो एस्पायरेट या बायोप्सी पर आपको हीमेटोपोइटिक टिश्यूज़ के सारे जो है वो रिडक्शन नज़र आएगी और वो फैट सेल से रिप्लेस हो चुका होगा। बोन मैरो के जो हेपेटोपोइटिक टिश्यूज़ होते हैं वो फैट सेल से रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अनरिमार्केबल मॉर्फोलॉजी जिससे आप ल्यूकेमिया को रूल आउट कर सकते हो। एक तो ये कि इन ए प्लास्टिक एनीमिया 2 ऑफ द 3 मस्ट बी प्रेजेंट। हीमोग्लोबिन कम होगा, प्लेटलेट्स कम होगा या न्यूट्रोफिल लेस देन 1.5 होता है, ठीक है। तो डैट इज़ अ डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट कि आप यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करो। इन तीनों में से कोई एक भी दो भी मिल रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 मस्ट बी प्रेजेंट। फिर ये हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, इसको बस जल्दी से गुजारेंगे नज़र से, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट कि थोड़ा हमें इसका आइडिया होना चाहिए। हेयरी ल्यूकोप्लेकिया तुम लोगों ने ENT में भी पढ़ा होगा। इसकी जो सपोर्टिव डायग्नोसिस होती है ना वो HIV डिजीज़ की हिस्ट्री होगी। ये क्या होता है, इसमें जो इरेगुलर फोल्डेड और रिच्ड वाइट पैचेस ऑन द साइड्स ऑफ द टंग होते हैं। और हेयरी ल्यूकोप्लेकिया इप्सिन बार वायरस करवाता है क्योंकि जो HIV पेशेंट होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है और ये जो इप्सिन बार वायरस है वो हेयरी ल्यूकोप्लेकिया करवा सकता है। याद रखना कैंडिडियासिस जो है ना वो वाइप्ड ऑफ हो जाता है लेकिन ल्यूकोप्लेकिया जो है ना वो स्क्रैप्ड ऑफ नहीं होता, ब्लड आने लग जाता है वहाँ से। तो इट इज़ अ ब्लाइंड कंडीशन एंड इट डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। 42 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करता माइल्ड फीवर, टायर्डनेस और मार्क्ड वेट लॉस के साथ रिसेंटली एंड बायलेटरल वाइट corrugated lesions on the lateral surface of his tongue, that is oral hairy leukoplakia के irregular folded और rich corrugated hairy white patches on the sides of the tongue, lateral side पे मिलेगा। it is strongly suggestive of HIV disease, ठीक है, क्योंकि और it cannot be scraped off, that is important, और it does not need any treatment, benign condition है। द टारगेट INR अगर कोई पेशेंट वारफरिन ले रहा है, ठीक है, फॉर AFib और DVT दैट इज़ 2 to 3 होना चाहिए, ठीक है। और जैसे अगर किसी का मेटालिक वेल्व रिप्लेसमेंट हुआ है उसका 3 to 4 INR होना चाहिए। अच्छा, वारफरिन की टॉक्सिसिटी को आप मतलब अगर वारफरिन टॉक्सिसिटी किसी को हो गई है तो आप क्या देखते हो उसको,
उसका पीटी और पीटीटी देखते हो, ठीक है। उसके बाद है 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, मेल है, कंप्लेन करता है हेडेक की, प्रोवाइडेड हिस्ट्री ऑफ डीवीटी है, उसको हिस्ट्री ऑफ डीवीटी है विदाउट एनी सर्जरी, तो यू शुड थिंक अबाउट पॉलीथीमिया रुब्रा वेरा। विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, और लो हीमोग्लोबिन हाई हीमोग्लोबिन, हाई WBCs और हाई प्लेटलेट्स होते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है पॉलीथीमिया रुब्रा वेरा का, वो वेनिसेक्शन और फिलोडोब्लेटमी करते हो, और स्पेशली प्रोराइटिस की कंप्लेन होती है पेशेंट को आफ्टर टेकिंग हॉट शावर, गाउट, बर्निंग सेंसेशन, स्प्लीनोमेगैली, हेडेक, लो सीरम, लो या नॉर्मल सीरम एरिथ्रोपोइटिन आपको मिलेगा। हाइपर विस्कोसिटी की वजह से डीवीटी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, MI हो सकता है। फिर ये आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा अनदर इम्पॉर्टेंट केस है कि ये जो है ना वो मोस्टली चिल्ड्रन को अफेक्ट करते हैं, बट अडल्ट भी इसके साथ प्रेजेंट कर सकता है। चिल्ड्रन में अगर हुआ तो प्रिसीडेड बाय कोई किसी इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी। आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से प्लेटलेट काउंट नॉर्मल लो होंगे, बाकी सारे जो अदर लैब रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। पेशेंट ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस, पटैकी, मेनोरेजिया के साथ प्रेजेंट करेगा या करेगी, ठीक है, और या फिर एसिम्प्टोमेटिक भी होता है। ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में, प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, ठीक है, IV इम्यूनोग्लोबुलिन यानी IVIG दिया जाता है। अगर लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज हो गया है ड्यू टू लो प्लेटलेट लेस देन 20 है तो आपको इमरजेंसी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना। प्लेटलेट की डेफिशिएंसी में आप प्लेटलेट ही ट्रांसफ्यूज़ करोगे, ठीक है। तो अगेन आपको ये बार बार बता रहे हैं नॉर्मल PT कितना होता है, बताओ 10 से 14, ठीक है। नॉर्मल PTT कितना होता है 35 से 45। ब्लीडिंग टाइम कितना होता है 3 to 9 मिनट्स, सही है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। देखो अब यहाँ पर एक केस है कि 14 ईयर ओल्ड मेल है और डेवलप एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, ही नोट दैट ही ब्रूजेज ईजिली विथ माइल्ड ट्रॉमा। तो देखो इसमें PTT आपके पास राइज अप हुआ हुआ है, सिर्फ PTT राइज अप है और ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। दैट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस के पेशेंट को हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया A और B में से हीमोफीलिया A इज़ द मोस्ट कॉमन। हीमोफीलिया A में फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है, हीमोफीलिया B में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफीलिया B इज़ आल्सो नोन एज क्रिसमस डिजीज़। हीमोफीलिया A की ट्रीटमेंट में आप डेस्मोप्रेसिन दे सकते हो या रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 दे सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा हीमोफीलिया B में हम डेस्मोप्रेसिन नहीं देते, ही सिर्फ रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 9 दिया जाता है विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। और कभी भी हीमोफीलिया के पेशेंट में आप एनसेड या IM इंजेक्शंस नहीं देते हो क्योंकि ये ब्लीडिंग के रिस्क को इंक्रीज़ कर देता है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद हाँ यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है विद टायर्डनेस दैट स्टार्टेड 2 वीक्स अगो, शी इज़ माइल्डली जॉन्डिस, और उसके बाद हार्ट रेट उसका 78 है, ठीक है, BP भी ठीक है, और MCV जो है वो कितना आ रहा है 98 आ रहा है, करीब है, मतलब थोड़ा सा हाई है। WBC जॉन्डिस है उसको, ALT, AST, LP, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज नॉर्मल है। तो एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे, इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करोगे, कहीं हीमोग्लोबिन के सरफेस पर आपको एंटीबॉडीज़ देखने, ठीक है। तो हेयर वी हैव पेशेंट प्रेजेंट विद अनीमिया, हाई MCV, हाई बिलीरुबिन, तो हीमोलाइसिस है, ठीक है। हीमोलाइसिस का सारा केस हो, G6PD डेफिशिएंसी हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना होता है डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन, डायरेक्ट कूम टेस्ट करते हैं, क्योंकि बगैर किसी रीज़न के, वैलिड रीज़न के पेशेंट को अनीमिया हो रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट हम किस में करते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में करते हैं, और इनडायरेक्ट क्रॉस मैचिंग या एंटीनेटल स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। तो कहीं पेशेंट को ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया तो नहीं है, क्योंकि हाई MCV वी नो डैट माइक्रोसाइटिक एनीमिया शोज़ हाई MCV, हाउएवर हीमोलाइटिक एनीमिया कैन समटाइम शो हाई MCV बट इज़ नॉट, ये हमारे लेवल का नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्कर्स ऑफ हीमोलाइसिस क्या है हमारे पास, LDH है, इंक्रीज़ हुआ होता है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, जॉन्डिस होता है, ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस होता है, और इंक्रीज MCV एंड MCHC इंडिकेट हीमोलाइसिस इन दिस केस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिनेरियो दिया हुआ है कि 38 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है टायर्डनेस, शी इज़ माइल्डली जॉन्डिस, हिस्ट्री ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और पेरिफेरल ब्लड शो पॉलीक्रोमेसिया और स्फेरोसाइटोसिस। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी,
डेट इज़ ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, क्योंकि LDH यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज़ है, ठीक है, रेटिकुलोसाइटोसिस की वैल्यू नहीं दी हुई, सही है। तो हम क्या करते हैं, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में डायरेक्ट वूम टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट करते हैं, ठीक है। और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस एंड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया दोनों में क्या किया जाता है, डायरेक्ट वूम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा था यार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वूम्स टेस्ट किस में किया जाता है, इसको मैं दिखा दूँ पहले दोबारा से, अगर वो मुझे मिल गया है तो। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, मैं साइड में अपलोड भी कर दूंगी कि डायरेक्ट जो है ना वो हम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए तो वैसे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन वहाँ आगे लिखा हुआ डायरेक्ट वूम टेस्ट भी आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट जो है ना वो क्रॉस मैचिंग और एंटीनेटल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, इनडायरेक्ट का याद रख लो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी क्रॉस मैचिंग और एंटीनेटल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे, ठीक है। तो खैर मैं दोबारा से ये सारे केस नहीं पढ़ी। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट आपके पास हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में पॉजिटिव आता है, और डायरेक्ट वूम टेस्ट और सिर्फ एंटीबॉडी वो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में पॉजिटिव आता है और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में नेगेटिव आता है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट अगर आपको बता दे पॉजिटिव है, भले हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया आपके पास मेंशन किया हुआ है, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे बिटवीन दिस टू, डेट इज़ डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, ठीक है। क्योंकि ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस दोनों में स्पेरोसाइट्स मिलते हैं, दोनों में पॉजिटिव फ्रेजिलिटी टेस्ट होता है, बट ऑटो इम्यून में पॉजिटिव डायरेक्ट वूम टेस्ट होता है और हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में नेगेटिव डायरेक्ट वूम टेस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एनीमिया है, एनीमिया में क्या होता है, लो हीमोग्लोबिन है, हाई MCV है, मतलब सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो फॉलेट डेफिशिएंसी भी करवाता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी भी करवाता है। क्या करवाता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में क्या होता है कि हमारे पास ओवल शेप मैक्रोसाइट्स RBCs होते हैं, और जो चीज़ मिलेगी जो फॉलेट डेफिशिएंसी में नहीं मिलता लेकिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मिलता है, डेट इज़ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो सम क्लूज़ जो आपके पास विटामिन B12 डेफिशिएंसी में दिया हुआ होता है कि जो हमारे पास वेजिटेरियंस होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो फ़िश, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में मौजूद होता है। उसके अलावा पेरिफेरल पैरेस्थेसिया, पिन एंड नीडल सेंसेशन, लॉस ऑफ पोजीशन एंड वाइब्रेशन सेंस, एटेक्सिया, कन्फ्यूजन, डेट इज़ मोर रिलेटेड पेरिफेरल पैरेस्थेसिया जो है वो फॉलेट डेफिशिएंसी में नहीं होता, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में होता है। कॉमन फीचर्स जो अनीमिया का नज़र आएंगे हमें विटामिन B12 में, डेट इज़ फटीग, पेलर, डिस्निया और निफर्ट। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं कि एंगुलर स्टोमेटोसिस अगर मेंशन है तो डेट कैन अकर in macrocytic anemia too, but it is more common present in iron deficiency anemia। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्सीकोबालामाइन, ठीक है। अब डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क फैक्टर होता है स्मोकिंग है, इमोबिलिटी है, लॉन्ग सिटिंग, लॉन्ग ट्रिप, कोई मेजर सर्जरी, मेजरली ऑर्थोपेडिक सर्जरी के दौरान, ठीक है। साइंस क्या होते हैं, काफ स्वेलिंग, टेंडरनेस, वार्मथ, रेडनेस, पैसिव मूवमेंट कॉजेज पेन, वन काफ हैज़ अ लार्जर डायमीटर दैन द अदर। तो जैसे एक केस है 62 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर है और उसकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी 3 डेज़ अगो, और उसका जो लेफ़्ट लेग है वो स्वेलन और टेंडर है, और डायमीटर ऑफ काफ लेफ़्ट लेग काफ इज़ लार्जर दैन द राइट काफ। तो काफ ऑन टच क्या है, टेंडर है। तो डेट इज़ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। रिस्क फैक्टर मैंने भी बताया, स्मोकिंग, इमोबिलिटी और कोई मेजर सर्जरी है। अच्छा, अब हमारे पास हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, इनका डिफरेंस है। देखो, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में 3 का हमारे पास जो है ना वो ट्रायड होता है। एक तो हीमोलाइसिस होती है, यूरेमिया होता है, ठीक
ठीक है। और उसके अलावा लो प्लेटिलेट्स होते हैं, इससे याद रखना कि सीरम, ठीक है, सीरम में क्या नज़र आएगा, लो प्लेटिलेट्स, बट ये सीरम में तो नज़र नहीं आता, खैर ब्लड में होता है, लेकिन आपने इससे याद रखना है, ठीक है। और ज़्यादातर जो हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम है वो बच्चों में कॉमन होता है। इसमें क्या होता है कि ई कोलाई 0157 जो स्ट्रेन है वो वेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, प्रोफ्यूज डायरिया, ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। ब्लडी ई कोलाई के इस स्ट्रेन के बाद आफ्टर 2 to 14 डेज एक्यूट रेनल फेलियर होता है बच्चे को। तो सो रिमेंबर ब्लडी डायरिया है, अगर वो ब्लडी में कन्वर्जन हो गई, उसकी रिनल फेलियर है, एक्यूट किडनी इंजरी है और फीचर्स ऑफ एनीमिया हुआ, सही। और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया मिलता है, यूरेमिया मिलता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पीनिया होता है, लो प्लेटिलेट्स होते हैं, प्लस एक्स्ट्रा जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में होगा ना, डेट इज़ न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर के साथ पेशेंट आएगा। टीटीपी में हमारे पास एडम 13 फैक्टर की डेफिशिएंसी या इनिबिशन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का क्या है कि आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हो, बच्चे को आईवी फ्लूइड्स दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे, डायलिसिस अगर ज़रूरत पड़ी तो डायलिसिस करोगे, अगर सीवियर है तो प्लाज्मा एक्सचेंज ही कर सकते हो, ठीक है, प्लाज्मा एक्सचेंज करोगे। कभी भी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में हम एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि आपने पढ़ा होगा माइक्रो के अंदर कि ई कोलाई जो है वो एक्सरबेशन हो जाती है, ठीक है, मोर टॉक्सिन्स ये रिलीज़ करने लग जाता है। उसमें देते हैं 9 ईयर ओल्ड बॉय गर्ल है, प्रेजेंट करती है पीलर हिमेट्यूरिया, प्रोटीन यूरिया, इंक्रीज यूरिया एंड क्रिएटिनिन 4 days अगो। दिस गर्ल हैज़ ब्लडी डायरिया, दैट इज़ हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। और ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, इसको किडनी के मैनिफेस्टेशन क्यों हुई है, क्योंकि एक्यूट किडनी इंजरी। और 66 ईयर ओल्ड मेल है, प्रेजेंट करता हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ही हैज़ द हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस, रिसेंटली चेस्ट एक्सरे पे ओपेसिटी इन द राइट अपर मीडियस्टिनम नज़र आ रहा है। देयर इज नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू डायग्नोज, दैट इज लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है। क्योंकि ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि देखो ओपेसिटी या मास सुपीरियर मीडियस्टिनम में नज़र आ रहा है, तो कुड बी वन ऑफ द 5 T's के टेरिबल लिम्फोमा है, थाइमोमा है, ठीक है, और थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म है, थायराइड यानी गोइटर है, और टेराटोमा है। तो 5 टेरिबल T's होते हैं, टेरिबल लिम्फोमा, थाइमोमा, थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म, थायराइड, गोइटर, न्यूप्लाज्म या टेराटोमा। तो लुक एट द हिस्ट्री के कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं है, कफ नहीं है, तो लंग कार्सिनोमा रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस है, ओल्ड एज है, तो बेस्ट 5 T's में से जो फिट होता है दैट इज़ लिम्फोमा, ठीक है। टू डायग्नोज लिम्फोमा में लिम्फ नोड बायोप्सी करनी होती है, ठीक है। ये लिम्फोमा क्या करता है, यूनिलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को जाकर कंप्रेस करेगा और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। एडिशनल चीज़ जो आपको याद रख सकते हो कि लेफ्ट सप्रा क्लेविकुलर मास अगर इनलार्ज होता है, ठीक है, मास नज़र आता है, विर्चुअल नोड जिसको कहा जाता है, तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मिलता है। इसमें एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, वेट लॉस और ओल्ड एज के फीचर्स होते हैं। और विर्चुअल नोड लेफ्ट सप्रा क्लेविकुलर मास अगर दिख रहा है तो हम इसको ट्रांसवर्स साइन कहते हैं। राइट सप्रा क्लेविकुलर मास दिख रहा है तो थिंक अबाउट इसोफेजियल कैंसर, लंग कैंसर, हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। और पेनकोस ट्यूमर हमें पता है कि एपेक्स ऑफ द लंग पर मिलता है और इसकी जो स्प्रेडिंग होती है वो रेप्स ऑफ वर्टिब्री भी होती है। और वेनकोस ट्यूमर हॉर्नर सिंड्रोम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है और इट इज़ नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, हाई एमसीवी है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ पेशेंट है, विटिलिगो, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़ टाइप 1। तो थिंक अबाउट पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया में क्या होता है, ऑटो इम्यून गैस्ट्रिक एट्रोफी होती है, लॉस ऑफ गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से इम्पेयर्ड विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। ट्रीटमेंट क्या होगा कि हम IM हाइड्रोक्सोकोबालामाइन देंगे, ओरल नहीं देंगे। देखो 44 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है टायर्डनेस एंड फटीक के साथ और उसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम है और MCV हाई है। विटिलिगो जो है वो नोट किया गया, विटिलिगो इज़ अ ऑटो इम्यून कंडीशन। थिंक अबाउट पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट केस है कि 44 ईयर ओल्ड फीमेल है, प्रेजेंट करती है टायर्डनेस एंड फटीक के साथ, उसका हीमोग्लोबिन 8 है, MCV हाई है। शी आल्सो कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कोर्स ड्राई स्किन, हेयर लॉस एंड कोल्ड पेरिफेरीज। दैट इज़ द केस के यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म है, हैशीमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे पर्नीशियस एनीमिया होगा इसका आंसर।